एक ऐसा लड़का जो अगर अपने बाल कटवाने नाई के पास जाता तो नाई सिर्फ इसलिए बाल काटने से मना कर देते क्योंकि वो लड़का नीची जाति का होता है। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। भाग यहाँ से। एक ऐसा लड़का जो बचपन में खिलौने खरीदने की जगह अपने सामान बेच के किताबें खरीदता। वो स्कूल जाके पढ़ना तो चाहता है लेकिन नीची जाति होने की वजह से उसे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन वो अपने पिता से कैसे भी करके स्कूल में पढ़ने के लिए कहता है तो उसके पिता एक सूबेदार पद पर होने की वजह से उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जब स्कूल के टीचर और स्टूडेंट को पता चलता है कि ये नीची जाति का है तो उसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। लोग इसकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर लिया तो छोटे बच्चे को बहुत मारा गया। कहा गया संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होती है, तुम्हारे जैसे महान और नीच जाति के लिए नहीं। समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से जिसे अपना सरनेम सतपाल से बदलकर अंबेडकर रखना पड़ा। इन सब के बाद भी बाबा साहेब अंबेडकर ने आखिर कैसे भारत का संविधान लिखा, कैसे जहां लोग अपने घर का पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे वहां उन्हें भारत के सबसे बड़े पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया। आखिर उन्होंने कैसे लोगों से लड़के निचली जाति को उनका अपना अधिकार दिलाया। चलिए शुरू से जानते हैं इनकी मुश्किलों और संघर्षों से भरी जीवन की स्टोरी को। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। 14 अप्रैल 1891 करीब रात के 10 बजे एमपी के महू डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले रामजी सकपाल की बीबी जिनका नाम भीमा बाई था वो प्रेगनेंसी की वजह से दर्द से कराह रही थी। तो रामजी सकपाल अपने गांव के पास की डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे ये तो सूबेदार रामजी सकपाल है, इतनी रात को। मेरी बीवी पेट से है, दर्द चालू है, मर जाएगी। मेरी बीवी बच्चे को बचा लीजिए। अरे जिसका छुआ लोग पानी नहीं पीते, तुम जाके उसका बच्चा पैदा करोगे। मरना है तो मर जाएगी, सो जाओ। ये बिना किसी डॉक्टर की दवा से पैदा होते हैं, इसलिए इनकी दादी इनका नाम भीम रखती है। बचपन से लेकर आखिरी तक इन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष किया। जब ये 6 साल के थे तभी इनकी माँ भीमा बाई का इलाज पैसों की कमी की वजह से अच्छे से ना होने के कारण गुजर जाती है। भीमराव, अपने गुरुजी की बातों पर विश्वास है ना? बात को समझो। बचपन से ही पढ़ने में इनकी बहुत रुचि थी, लेकिन जब ये पढ़ने गए तभी इनको पता चलता है कि लोग इनको इनकी जाति की वजह से इनके और इनके परिवार के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। स्कूल में उन्हें बाहर बैठाया जाता, लेकिन पढ़ने में इतनी रुचि की बाहर बैठ के भी पूरे फोकस के साथ पढ़ते। एक बार इनकी इसी पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए इनके टीचर ने इनको बुलाया। बोले ये सवाल तो करके दिखा। जब ये सवाल सॉल्व करने गए तो दूसरे बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी ये नीची जाति का है, और इतना चिल्लाकर बोर्ड की तरफ भागे। इन्होंने सोचा ये क्यों भागे, तभी देखा तो सभी बच्चे टिफिन उठा के पीछे करने लगे क्योंकि उनको डर था कि इनकी परछाई की वजह से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। एक बार लंच ब्रेक में जब वो खाना खा रहे थे तो अचानक उनको प्यास लगती है। तभी उन्होंने देखा वहाँ के पियून सभी बच्चों को पानी पिला रहे हैं तो वो भी वहाँ पर पानी पीने चले गए, लेकिन वहाँ का पियून उनको पानी पीने नहीं देता। तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते तो मैं घर चला जाऊंगा। तो चला जाना। सुना किसको रहा है? फिर उनके साथ समाज की इसी घिनौनी विचारधारा की वजह से एक ऐसी घटना हुई जो उन्हें अंदर से झिझकोर कर रख देती है। 1901 में उनके पिता रामजी सकपाल ने अपने 2 लड़कों को गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए गोरे गांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल के अंबेडकर और उनके भाई ट्रेन से मासूर पहुंचे, जहां पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से पिताजी ना आ पाए। दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया कि बैलगाड़ी करके मासूर जाएंगे, लेकिन जब बैलगाड़ी वाले को पता चलता है कि ये दोनों भाई महार जाति के हैं तो उसने बैलगाड़ी से उन्हें नीचे ढकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाई और गाड़ी वाला खुद पीछे चला क्योंकि वो उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता है। सफर के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन करना चाहते हैं तो बैलगाड़ी वाले ने पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी के पास गाड़ी रोकी जहाँ पर जानवर मलमूत्र त्यागते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं कि जब मैं सिर्फ 9 साल का लड़का
लड़का था तब ये सब मेरे साथ हुआ। इन सभी घटना ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों अब आप इमेजिन करो अम्बेडकर साहब के मेंटल स्टेट की। अनगिनत अपमान, दुर्व्यवहार, तिरस्कार सहने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि ये कैसा सिस्टम होगा जहाँ इंसान के बच्चे को इंसान के जैसे महसूस करने ना दिया जाए। एक समय ऐसा आया कि वो 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़ के भाग जाना चाहते थे, लेकिन केवल एक आना मिला तो उन्होंने डिसीजन लिया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और आत्मनिर्भर बनूंगा। फिर अम्बेडकर हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगे। उनके स्कूल में केशव अम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ऊंची जाति होने के बावजूद भी भीमराव को पसंद करते थे, क्योंकि भीमराव बचपन से ही लीडर और एक करेजफुल स्टूडेंट थे। जब उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था तो वो एक बार अपने क्लास के गेट के पास लेट जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तक मुझे रूम के अंदर नहीं लोगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। जब केशव अम्बेडकर जी ने ऐसा करते देखा तो उन्होंने ही एक दिन भीमराव सकपाल को अपना सरनेम देकर भीमराव अम्बेडकर बनाया, ताकि वो जहाँ भी पढ़ाई करने जाए उनके साथ भेदभाव ना हो। और इनकी इसी पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए इनके पिता पूरी फैमिली के साथ मुंबई चले जाते हैं ताकि भीमराव को अच्छी शिक्षा मिल सके। मुंबई शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति सोच उतनी ही छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव अम्बेडकर की असली पहचान सामने आती तो उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता। खैर पढ़ाई पर फोकस करते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और अपने समुदाय के मैट्रिक पास करने वाले पहले इंसान बने। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से करवा दी जाती है, मगर शादी के बाद भी भीमराव ने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास करी। लेकिन अब उन्हें पढ़ाने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और बड़ौदा के राजा ने इनकी तकलीफों को समझा और इनकी पढ़ाई के प्रति रुचि को देखकर इनको स्कॉलरशिप दी ताकि ये वेस्ट में जाके अच्छी पढ़ाई कर सके। और इस स्कॉलरशिप की मदद से इन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया। सिर्फ 2 सालों में इन्होंने एमए की पढ़ाई कंप्लीट करी और अगले साल ही अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। जिसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते और बड़ौदा वापस लौट आते हैं। और सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया भर से पढ़ के आया हूँ, आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सिक्योरिटी की नौकरी दी जाती है और उस समय ये नौकरी सबसे बड़ी होती थी। अब ये एक बड़े पोजीशन पर तो आ जाते हैं, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। वहाँ का जो प्यून होता वो उनको फाइल दूर से फेंक के देता, बोलता आज गद्दी पर बैठ गया तो क्या, तू है तो नीची जाति का ना। उनको ऑफिस के अंदर खाना नहीं खाने दिया जाता, आज भी उन्हें कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं होता। और अंदर है, स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक गिलास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो, तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? वहां जाओ, बोल दो हम नहीं डरते, ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए, वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं, वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। और इसी भेदभाव की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1918 में बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे के सिडनी कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मुख्य नायक की भी शुरुआत करी, क्योंकि अपने धर्म की वजह से इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज उठानी ही पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। उन्हें 9 भाषाएं आती थी और कहा जाता है कि वो 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट दी। वो पूरे वर्ल्ड में पहले और अभी तक के केवल एक ही इंसान हैं जिनके पास सारे सब्जेक्ट पर डॉक्टरेट यानी पीएचडी का खिताब है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ाई के दौरान थीसिस के लिए किताब लिखी थी, जिसके आधार पर आगे चल के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को जैसा कि शुरू से ही पढ़ाई से काफी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत के सबसे
बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी। मासूल लेखक जॉन गुंथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी तब उनके पास 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक में ये संख्या बढ़कर 35000 तक पहुंच गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो उन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का अड्डा हुआ करता है। जब वहां पहुंचे तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने कई सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें खरीदी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद भी वो अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वो मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी में आइए। किताबों के प्रति उनकी दिलचस्पी इस हद तक थी कि वो जैसे ही घर पहुंचते अपनी लाइब्रेरी में चले जाते। उनके पास कपड़े बदलने तक का भी समय नहीं होता था, फिर वो एक किताब चुनकर पढ़ने लगते थे। उनके आसपास वाले बताते हैं रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। अम्बेडकर जी अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें अवश्य होनी चाहिए। नेशनल मंडेला ने हमारा संविधान देखकर कहा था, इस भारत के महान बेटे का विचार देखकर हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। 3 साल की मेहनत 40 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने और कई देशों के समाज और कानून की व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओशो ने कहा था 50,000 सालों में अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुए। एक पल के लिए सोचकर देखिए दोस्तों, बाबा साहेब जिन्होंने उस वक्त अपनी मेहनत के दम पर स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े कॉलेजों में पढ़ाई की, जब वो भारत आए तो भी उन्हें अपने दलित होने की वजह से अपमानित होना पड़ा। बाबा साहेब चाहते तो बड़ी आसानी से तभी देश छोड़कर ब्रिटेन अमेरिका में बस सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने भारत के समाज को नहीं लाया, उन्हें नहीं बताया कि हम दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो ये कौन करेगा। बाबा साहेब अच्छे से जानते थे कि वो माँ सरस्वती के विशेष पुत्र हैं। ये उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी समझ अपनी हिम्मत से दलितों की ये लड़ाई लड़े। 20 जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वो कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1972 का महार सत्याग्रह हो, गोल मेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा के दलित अधिकारियों के लिए आवाज उठाना, बाबा साहेब अम्बेडकर पिछले 150 सालों के भारत के इतिहास के सबसे वेल रीड, सबसे हिम्मती और सबसे ईमानदार नेता थे। नेता क्या, वो सबसे इंटेलेक्चुअल भारतीय थे जिन्हें जितनी इज्जत जितना सम्मान मिला वो उससे कई ज्यादा के हकदार थे। मेरा तो ये भी मानना है कि जब भी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात होती है तो सिर्फ उन्हें दलित राजनीतिक पॉलिटिक्स से ना देखा जाए। उन्होंने दलितों के लिए जो किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज वो शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी हर कोई खुले दिल से तारीफ करता है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी बुराई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो इकलौते ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम हर पार्टी, हर भारतीय बड़े फक्र के साथ लेता है। मुझे बड़ी ईमानदारी से लगता है दोस्तों कि जो काम अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग ने किया है, उससे कई ज्यादा बड़ा और महान काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के करोड़ों लोगों के लिए किया है। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय ना किया हो, मगर हमें वो गलती नहीं करनी है। उन पर हो रही पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनको पढ़ना होगा, उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे लेकर जाना होगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। और मेरे लिए ना सही तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे एक लोग के पास ही करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।